2 दिन बाद कजन जब उससे मिलने आया तो उसने देखा कि दुकान पर भीड़ लगी है। काउंटर पर एक बोर्ड टंगा था जिस पर लिखा था, हर पैकेट 25 पैसा। इनकी इतनी बिक्री हो रही थी कि लड़का परेशान हो उठा था और थका थका नजर आ रहा था। बूढ़े, जवान, बच्चे, मजदूर, भिखारी सब हाथ बढ़ा बढ़ाकर पैकेटों पर टूट पड़ रहे थे और भीतर किचन से थाल पर थाल आते थे और चटपट खाली हो जाते थे। शाम को 5 बजे तक सारी मिठाइयां खत्म हो गईं। शिवरामन और बाकी मिठाइयां बनाने वाले सब भीतर से बाहर निकल कर आए और जगन के सामने खड़े होकर पूछने लगे, अब क्या करना है? अब क्या, घर जाओ, जगन ने कहा। मिठाइयां बिक गईं तो काम भी खत्म हो गया। मैं नहीं समझ पाया। शिवरामन ने गले में पड़ी माला का सुनहरा दाना घुमाते हुए कहा, हुआ क्या है? ये सब क्यों किया जा रहा है? इसलिए कि लोग ज्यादा मिठाइयां खाएं। और क्या, लोग खुश नहीं हैं? आप दुकान बंद करना चाहते हैं? शिवरामन ने पूछा। उसके सहायक ने कहा, इस तरह तो सब डूब जाएगा। लेकिन तुम लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जगन ने कहा। हम किसी चीज में कोई कमी नहीं करेंगे, ना आकार में ना गुण में। कैसे? ये कैसे किया जा सकता है? शिवरामन ने पूछा। जगन आसानी से समझा नहीं सका कि वो क्या कर रहा है और क्यों। स्टूल पर बैठा कजन उसकी मदद के लिए आया। कंपटीशन से लड़ने के लिए हम कुछ नए कदम उठा रहे हैं, ये मैं तुम्हें कल समझाऊंगा। सब वापस चले गए और 6 बजे दुकान खाली होकर बंद हो गई। लड़का पैसों से भरा पीतल का डब्बा लेकर आया और बोला, बहुत से लोग अभी भी खड़े हैं, वे नाखुश हैं क्योंकि उन्हें कुछ नहीं मिला। उनसे कहो कल आ जाएं। उन्हें दुकान के बाहर इकट्ठा लोगों का शोर और कैप्टन की उन्हें शांत करने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। जगन बोला, हमारे लोगों को डिसिप्लिन से रहना सीखना चाहिए। इस व्यवस्था से जगन को तो संतोष महसूस हो रहा था, लेकिन उसके कर्मचारियों को इससे परेशानी हो रही थी, क्योंकि इस तरह तो व्यापार एकदम खत्म हो जाएगा और सबका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। जगन ने इस पर विचार ही नहीं किया था, लेकिन वो दिखाता ये था कि उसने समस्या के सब पहलुओं पर सोच विचार कर लिया है और किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। इस विषय पर बार बार चर्चा होती थी। अब उन्हें सिंहासन के इर्द गिर्द जमा होकर बातें करने का ज्यादा समय था, क्योंकि मिठाइयां सिर्फ 3 घंटे बनती थीं और घंटे भर में वे सब बिक जाती थीं। इसलिए भीड़ के शोर शराबे को छोड़कर और कोई काम यहां नहीं होता था। शिवरामन इससे बहुत चिंतित था, क्योंकि उसे लगता था कि लोग फसाद पर भी उतारू हो सकते हैं। लेकिन जगन ने कहा, धीरज रखो और देखते रहो। लोगों को डिसिप्लिन सीखना चाहिए और सीखेंगे, चिंता मत करो। इस कमरे में दूसरे सब लोगों को यह बात समझ में नहीं आती थी, लेकिन नम्रता की सीख के कारण वे कहते नहीं थे। शिवरामन ने तंबाकू की चुटकी मुंह में डालते हुए कहा, शायद हमें ज्यादा मिठाई तैयार करनी चाहिए। यह भी करके देख लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्यों? जगन ने कहा। सब ने एक साथ यही कहा, जिससे कोई वापस न लौटे। यह क्यों? जगन ने फिर अपना प्रश्न दोहराया। शिवरामन और उसके चारों साथी अच्छा खाने पकाने की तकनीकों के ही विशेषज्ञ थे। अर्थनीति, बिक्री और राजनीति से उनका दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं था। लेकिन शिवरामन ने अचानक एक नई प्रेरणा से भरकर कहा, क्योंकि अब कीमतें बहुत कम हो जाने के कारण लोगों की मांग बहुत बढ़ गई है। जगन को लगा कि यह बहुत अच्छा विश्लेषण है, लेकिन उसने ये स्वीकार करना उचित नहीं समझा। उसने सिर्फ ये टिप्पणी की, यह एक दृष्टिकोण हो सकता है। हम 15 दिन इस तरह दुकान चलाकर फिर विचार करेंगे कि क्या सही है। उसके कर्मचारी उसे बहुत चतुर व्यापारी समझते थे, और हालांकि ये कदम उनकी समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी वे ये मानने को तैयार नहीं थे कि इसमें भी उसका कोई महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं होगा। उनका मानना था कि इसमें कोई जबरदस्त चालाकी खेली जा रही है, और जगन उनकी ये धारणा खत्म करने में सफल नहीं हो पा रहा था। उसे ये अच्छा भी लग रहा था, और हालांकि वो साधारणता या सच्चाई को ही महत्व देता था, लेकिन इस मामले में असत्य की रोशनी में चमकना भी उसे बुरा नहीं लग रहा था। शिवरामन ने अंत में कहा, क्या यह संभव है कि आप शहर के सारे मिठाई व्यापार पर अपना कब्जा करने के लिए ये कर रहे हो? जगन ने इतनी समझ और गर्व भरी चतुराई जरूर दिखलाई कि इस कथन पर धीरे से मुस्कुरा दिया। दूसरों को भी ये अच्छा लगा और वे भी एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। फिर उसने उनके सामने सिर्फ मुनाफे के अलावा और भी कीमती बातों के खजाने खोलने शुरू कर दिए। वो बोला, अब आपके पास काफी समय है और आप नहीं सोच पाते कि इसका क्या करें। मैं आपको बताता हूं।
आराम से बैठ जाओ और सुनो कि इस कीमती समय को बाजार में घूमने या सिर्फ पैसे की बात करते रहने में नहीं गुजारना चाहिए। यहाँ बैठो, मैं आपको रोज घंटे भर गीता पढ़कर सुनाया करूंगा। इससे सबको बड़ा लाभ होगा। चाहो तो कैप्टन को भी बुला लो। उसने सबको अपने सामने बिठाया, अपने सिंहासन पर बैठे बैठे सबको दया भाव से देखा और भगवत गीता खोलकर पहले पन्ने से पढ़ना शुरू किया। कुरुक्षेत्र के मैदान में दो सेनाएं एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार खड़ी थीं। जानते हो ये लोग क्यों आए थे? शिवरामन, जो अब आराम की मुद्रा में आ गया था और फर्श पर पालथी मारकर बैठा था, बोला, जी हां, हम सब जानते हैं कि वे यहां क्यों थे और ये लड़के भी जानते हैं। सब ने बुदबुदाकर अपनी सहमति प्रकट की और कैप्टन, जो थोड़ी ही दूर पर डंडा अपनी बगल में दबाए चुस्ती के साथ खड़ा था, उसने भी खुश होकर सिर हिलाया। प्रधान रसोइये की टिप्पणी को नजरअंदाज करके जगन ने गाने की आवाज में फिर से पढ़ना शुरू किया। संस्कृत की ध्वनियां उसे अच्छी लग रही थीं। इस समय महान योद्धा अर्जुन के मन में शंका उपजी कि वो अपने ही भाई भतीजे और चाचा ताऊ से कैसे लड़ेगा, और इस विचार से उसके पैर कांपने लगे। तब भगवान जी ने स्वयं, जो उसके रथ के चालक बने थे, उसे उपदेश दिया कि अगर तुम्हारा उद्देश्य उचित है तो तुम्हें अपने संबंधियों से भी लड़ने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए, भले ही इनमें तुम्हारे अपने बेटे भी हों। आवश्यकता होने पर सही समय पर न लड़ने से कोई लाभ नहीं होता। समझ रहे हो ना? सब ने एक साथ सिर हिलाकर कहा, हाँ। यद्यपि उनके मन में डर था कि कहीं ये दोबारा यही श्लोक पढ़ना शुरू न कर दे। कुछ और बोलकर जगन ने कहा, इस ग्रंथ का पाठ कभी खत्म नहीं होता, इसे तो जीवन भर पढ़ते रहना चाहिए। महात्मा गांधी इसे हर रोज पढ़ते थे, जिसका कारण यह नहीं था कि वे इसके उपदेशों को जानते नहीं थे। सही है, सही है, सबकी एक साथ आवाज आई। महात्मा जी अंग्रेजों के खिलाफ अपनी लड़ाई को भी इसी श्रेणी का मानते थे। अब ये जगह स्कूल की कक्षा का रूप ले रही थी। छात्रों को भी इसका आनंद मिलना कम होने लगा था, जो इन बातों से स्पष्ट था कि शिवरामन कई दफा थूकने के बहाने बाहर जाता था, दूसरे नाक छिनकने इधर उधर घूमने फिरने लगे, और एक दफा तो कैप्टन भी, जो सामान्य तौर पर बहुत आज्ञाकारी था, ये बहाना करके कि उसे दरवाजे पर चोर उचक्के दिखाई पड़े हैं, वहां से खिसक लिया। ये उपदेश कब तक चलेगा, इसमें संदेह पैदा होने लगा था, क्योंकि घी तेल की गंध और धुएं के माहौल में खुश रहने वाले इन कर्मचारियों को ज्ञान प्राप्ति की उतनी चाह भी नहीं थी। तभी अचानक तीन व्यक्ति वहां आ धमके। कैप्टन उन्हें देखकर फुर्ती से उठा, उन्हें सैल्यूट मारा और तीनों को सिंहासन के सामने खड़ा करके वहां से हट गया। फर्श पर बैठे कर्मचारी इन्हें देखकर झिझके और जगन इन्हें पहचान कर अंट शंट बातें करने लगा। उसने इन्हें पहचानने की कोशिश की। इनमें से एक आनंद भवन का सेठ था, जिसने 15 वर्षों में खाने पीने का बहुत बड़ा बिजनेस जमा लिया था, यद्यपि वो 1000 मील दूर के एक सूबे से यहां आया था। दूसरा कचहरी में कैंटीन चलाता था और लंबी सफेद दाढ़ी वाला तीसरा आदमी उसके लिए अजनबी था। इनमें से किसी का भाई होगा, जगन ने सोचा, और कैसा सौभाग्य है कहकर उन्हें एक तरह से गले से ही लगा लिया। गीता का उपदेश सुनने वाले वहां से खिसक लिए। वहां बैठने के लिए सिर्फ कजन का स्टूल था। जगन ने बड़े स्वागत के अंदाज में भारी भरकम सेठ को उस पर विराजने को कहा। कैप्टन बगल वाली सोडा वाटर की दुकान से एक कुर्सी ले आया, जो उसने कैंटीन वाले के सामने कर दी, और इनमें से किसी के भाई को अपना इंतजाम खुद करने के लिए आजाद छोड़कर स्वयं सिंहासन पर जाकर बैठ गया। हॉल में उसके लिए यही एक जगह थी। किसी का भाई खड़ा इधर उधर देखने लगा और तीनों करीब आधे घंटे तक मौसम, राजनीति और बाजार की स्थिति वगैरह की बातें करते रहे। मुख्य विषय किसी ने नहीं छेड़ा। आखिरकार सेठ ने सवाल किया, आप पिछले कुछ दिनों से ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? 4 दिन से, भाई ने स्पष्ट किया। सेठ ने बताया, ये हमारे मित्र हैं। जगन उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और इससे सम्मानित होकर वो सफेद दाढ़ी वाला उसकी कुर्सी के पास पत्थर की सीढ़ी पर बैठ गया। सेठ बोला, आपने मिठाइयों की कीमतों में बहुत ज्यादा कटौती कर दी है। जी, हम इसका कारण जान सकते हैं? जिससे ज्यादा लोग मिठाई खा सकें। जगन ने स्वर्गिक मुस्कान फेंकते हुए जवाब दिया। यह सुनकर जैसे सबको जबरदस्त धक्का लगा। सही कीमतों पर मिठाई खाने से उन्हें कौन रोकता है? मैं माल की असली कीमत ही लेता हूं। जगन को लगा कि उसने बहुत अच्छा जवाब दिया है,
लेकिन यह व्यापार तो सही नहीं है, कैंटीन वाले ने कहा। इसके उत्तर में जगन बोला, मुझे अफसोस है, आप मेरे सम्माननीय मेहमान हैं, लेकिन मेरे पास आपकी सेवा के लिए कुछ भी नहीं है। सारी दुकान खाली हो चुकी है। इस पर अपनी आंख जरा सी दबाते हुए सेठ ने कहा, यह अच्छा बिजनेस है। और जगन ने हल्का सा सिर झुकाकर इस प्रशंसा का जैसे स्वागत किया और इस तरह प्रतिक्रिया करने के लिए अपने को सराहा भी। लेकिन इस तरह हम सबका बिजनेस खराब क्यों कर रहे हैं? सेठ ने आगे कहा, मैं अपने ग्राहकों से जो यहां कुछ नहीं ले पाते कहूंगा कि वे आपकी दुकानों से खरीदारी करें। शर्त यही है कि आप शुद्ध माल बनाएंगे। आप ये कहना चाहते हैं कि हम शुद्ध सामग्री इस्तेमाल नहीं करते? ये मैं क्या जानूं? मैं खुद सबसे शुद्ध घी, आटा और मसाले इस्तेमाल करता हूं। फिर भी आप कहना चाहते हैं कि आप 25 पैसे में पैकेट बेच सकते हैं। इस मजाक पर सब एक साथ हंसे। सेठ कहता रहा, 1956 में मैं भी इसी कीमत पर मिठाइयां बेचता था, लेकिन अब शुद्ध माल सही कीमत पर मिलता कहां है? आप चाहें तो मैं ये माल आपको दिला सकता हूं। जैसा गीता में भगवान जी ने कहा है कि आदमी जो चाहे प्राप्त कर सकता है, सब कुछ उसके हाथ में है। आप अपना दिमाग बना लें तो जो चाहेंगे मिल जाएगा। सीढ़ी पर बैठा दाढ़ी वाला आदमी गीता का नाम लिए जाने पर कहने लगा, गीता जी तो ज्ञान का भंडार हैं, उसी में सब कुछ है। मैं इसका पाठ किए बिना क्षण भर भी नहीं रह सकता। सेठ जी ने भी उसका समर्थन किया। गीता जी का तो सारी जिंदगी पाठ किया जा सकता है। कैंटीन वाले ने अपनी बात कही, ये हम सब जानते हैं। गीता जी ये भी तो कहती हैं कि हम सबको अपना कर्तव्य सही सही पूरा करते रहना चाहिए। ये कहकर उसने जगन पर जैसे सीधा हमला किया। क्या आप अपना कर्तव्य कर रहे हैं? इस पर जगन का संतुलन खत्म हो गया। वो सिर्फ ये कह सका, ओह, और चुप रह गया। अब सेठ ने आगे झुककर जितनी कठोरता वे अपने शब्दों में ला सकते थे उसके साथ पूछा, अगर एक आदमी ये करता है तो दूसरे भी उसी तरह करेंगे, ये जानते हैं आप? जगन इस वक्तव्य का उद्देश्य समझ नहीं पाया, लेकिन उसे यह जरूर लगा कि जितने तीखे ढंग से यह बात कही गई है उसका जवाब भी उतना ही तीखा दिया जाना चाहिए। इसलिए उसने कहा, करेंगे तो क्या होगा? तो आप यही लाइन लेना चाहते हैं? कैंटीन वाले ने आगे बढ़कर कहा। जगन सोचने लगा कि ये लाइन लेने में क्या बुराई है, और उसने कैप्टन को आवाज लगाकर कहा, अरे अपने मेहमानों के लिए सोडा वाले की दुकान से 4 बोतलें तो लेकर आओ। सब तरफ से इसके लिए मना करने की आवाजें आने लगी और सेठ ने कहा, इस सब की क्या जरूरत है? हम गंभीर बातें करने आए हैं। पहले ये काम कर लें, पहले बिजनेस बाद में कुछ और, यही मेरा मोटो है। इसके बिना हमारा काम कैसे चल सकता है? सब बिजनेसमैनों की जिंदगी काम ही अकेला लक्ष्य, अकेला दर्शन होना चाहिए। कैंटीन वाले ने अपना वक्तव्य जोड़ते हुए कहा। दाढ़ी वाले ने आगे बढ़कर उपनिषदों का एक श्लोक पढ़ा जिससे कुछ साबित नहीं होता था। सेठ ने अचानक कहा, हम क्या बात कर रहे हैं? जगन और दूसरे लोग चुप रहे। सेठ एक तरह से इस प्रतिनिधि मंडल का नेता था, इसलिए कहने लगा, मैं बहुत बिजी आदमी हूं, मेरा वक्त बहुत कीमती है। मैं अपना काउंटर छोड़कर नहीं जा सकता, फिर भी यहां आया हूं। क्या इसी से यह नहीं लगता कि विषय बहुत गंभीर है? कैंटीन वाला कहने लगा, मैं करीब साल भर से यहां नहीं आया हूं। अरे वक्त ही कहां मिलता है, हर आदमी अपने अपने कामों में बिजी रहता है। दाढ़ी वाले ने आखिरी बात कही। जगन ने जवाब दिया, मुझे आप सबको यहां देखकर बड़ी खुशी हो रही है। हमें कभी कभी इस तरह मिलते रहना चाहिए जिससे हमारी समस्याओं पर बातचीत कर सकें। सेठ ने कहा, यह खुशी की बात है कि आप ये सोचते हैं। उसके चेहरे से भी यही लगा। हमको सीखना चाहिए कि एक साथ कैसे रहा जाए और अपनी भावनाएं एक दूसरे को बांटना चाहिए, नहीं तो हम दुनिया की दौड़ में पिछड़ जाएंगे। एकता ही शक्ति है, दाढ़ी वाला बोला। उसने अपनी बात के समर्थन में पंचतंत्र की एक कहानी सुनाना भी शुरू किया। एक समय की बात है। ये बात बर्दाश्त से बाहर थी और सेठ ने बीच में ही टोक कर कहा, पंडित जी ये कहानी हम सब जानते हैं। खैर तो मैं कह रहा था, उसने ये सोचकर कि उसे ही इस मीटिंग में सबसे पहले बोलने का अधिकार है, कहना शुरू किया। तो मैं कह रहा था कि हमारी समस्याएं अनेक हैं। आज तो हम सब इतने परेशान हो उठे कि सोचने लगे हैं ये बिजनेस ही क्यों ना बंद कर दिया जाए। जगन ने शब्दों का सरल शाब्दिक अर्थ लेकर जोर से कहा, मैं भी बिल्कुल यही महसूस करता हूं, लेकिन अपने कर्मचारियों की वजह से ही इसे चला रहा हूं, नहीं तो उनकी रोजी रोटी का।
सेठ पर जैसे वक्तृता का खुमार छा गया था और उसने उत्साह से कहना शुरू किया, दरअसल हमारी समस्याओं का कोई हल नहीं है। लोग अपने काम से ही काम रखते हैं और सोचते हैं कि हम किसी न किसी प्रकार से जी लेंगे और जीते रहेंगे, लेकिन मैं समझ नहीं पाता कि वे हमसे जीते रहने की उम्मीद कैसे करते हैं। कैंटीन वाले ने इसमें जोड़ा, अगर हम एक दिन के लिए भी अपना बिजनेस बंद कर दें तो इन्हें पता पड़ जाएगा। आर्थिक दृष्टि से बिजनेस खत्म कर देना ही ज्यादा फायदेमंद होगा, लेकिन हम ये कैसे कर सकते हैं? लोगों को इससे कष्ट होगा। दफ्तरों में काम करने वाले भोले भाले कर्मचारी, स्कूलों के छात्र, मजदूर वगैरह जो अपने स्वास्थ्य के लिए हमारे ऊपर निर्भर करते हैं, उन्हीं की सबसे ज्यादा हानि होगी। सेठ इस तरह ये सब कहता रहा जैसे वो आसमान से उतरा फरिश्ता है और लोगों को उपहार बांट रहा है। हमारी तो अनगिनत समस्याएं हैं। उसे समस्या शब्द बहुत प्रिय था। उसने इस शब्द का इतनी दफा इस्तेमाल किया कि जगन चौंक कर पूछने लगा, क्या समस्याएं? सेठ और कैंटीन वाले दोनों ने इस तरह ताज्जुब से उसे देखा जैसे कोई भी समझदार आदमी इस तरह का सवाल कैसे पूछ सकता है। फिर दोनों ने एक साथ बोलना शुरू कर दिया और दोनों के शब्द एक दूसरे से इस तरह टकराने लगे कि क्या कहा जा रहा है ये समझ में ही नहीं आ रहा था। सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर हमारे दिए हिसाब स्वीकार ही नहीं करते। इनकम टैक्स वाले जैसी मर्जी टैक्स आंकते हैं। फिर हेल्थ इंस्पेक्टर और फूड कंट्रोल, जिनकी वजह से सब अंडरग्राउंड हो गया है। हम अपनी चीजों के लिए माल कैसे लाएं? और इन सबसे ज्यादा है तलने वाली चीजों की समस्या। हम हमेशा शुद्ध घी तो इस्तेमाल कर नहीं सकते और सरकार दबाव डालती है कि क्या इस्तेमाल हो रहा है, इसे सही सही बताएं। ये कैसे संभव है जब हमारे ग्राहक, जो भले ही कुछ भी खाएं, हमेशा सुनना चाहते हैं कि ये सब शुद्ध घी में ही बना है, गाय के घी में। कैंटीन वाला बोला, शुद्ध गाय के घी का विचार अब पुराना पड़ गया है। साइंटिस्टों ने साबित कर दिया है कि इससे दिल की बीमारियां होती हैं और नए किस्म के घी में ज्यादा विटामिन होते हैं, लेकिन वे भी ज्यादा सस्ते नहीं होते। इनकी कीमतें भी शुद्ध घी के बराबर पहुंचती जा रही हैं। इसलिए शुद्ध घी ही क्यों न इस्तेमाल किया जाए? जगन ने कहा, जिसे सुनकर उसके मेहमानों को चिढ़ हुई। वे सोच ही रहे थे कि इसका किन शब्दों में प्रतिकार करें। तभी कैप्टन सोडा वाटर की 4 बोतलें ले आया और पहली सेठ के एकदम सामने, जैसे प्रतिनिधिमंडल के नेता का सम्मान कर रहा हो, इस तरह खोली कि फड़ाक और शू की आवाज करते हुए उसका झाग तेजी से बाहर आकर चारों तरफ गिरने लगा। सेठ ने कुछ परेशानी जताते हुए कहा, मैंने कहा था ना मुझे कुछ नहीं चाहिए। जगन बोला, इसमें सिर्फ सोडा है और कुछ नहीं, पी जाइए। इस बीच कैप्टन एक के बाद दूसरी बोतल खोलने लगा और दाढ़ी वाला आदमी उसके हाथ से बोतल लेकर हरेक के हाथों में पकड़ाने लगा और सारा फर्श इनके झाग से भर उठा। जब बोतल जगन को दी गई तो उसने ले तो ली, लेकिन फिर कैप्टन की ओर बढ़ा दी। सेठ बोला, आप हमें सोडा पिलाना चाहते थे? क्योंकि मैं जानता हूं ये अच्छा होता है, जगन ने कहा। तो फिर खुद क्यों नहीं पी रहे? जगन बोला, मैं दिन भर में 4 औंस से ज्यादा पानी नहीं पीता। वो भी रात को उबाला जाना चाहिए और फिर मिट्टी के बर्तन में उसे ठंडा किया जाना चाहिए। और कोई पानी मैं नहीं पीता। जब मैं जेल में था तब भी। उसने अपनी कहानी शुरू की कि दूसरों ने उसे रोक कर कहा, क्या हमारा वक्त उपयोगी ढंग से बीता है? जगन नहीं जानता था कि इसका जवाब किसे देना चाहिए, लेकिन ये याद करके कि मेजबान तो वही है, बोला, जी हां, और मैं आप सबका स्वागत करके गौरवान्वित हुआ। सेठ ने उत्तर दिया, हमें प्रसन्नता है कि हम एक दूसरे को समझने लगे हैं। हमें विश्वास है कि आपका सहयोग प्राप्त होता रहेगा। इसका क्या अर्थ है ये समझे बिना जगन ने कहा, निश्चित रूप से मैं भी सहयोग में पूरा विश्वास रखता हूं। कैंटीन वाले ने टिप्पणी की, अगर कुछ समय के लिए ही ये आपकी नीति है तो हमें आपसे प्रश्न करने का कोई अधिकार नहीं है। सेठ ने इसमें जोड़ा, लेकिन यदि ये कुछ और है तो हम बिजनेस की दृष्टि से आपसे बातचीत करेंगे। सही बिजनेस ही हमारा साझा उद्देश्य है। जगन ने गले से कुछ अस्पष्ट सी आवाजें निकाली और सब चले गए। उसने उनकी गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज सुनी और खुद भी काम खत्म करने का फैसला कर लिया। कैप्टन दुकान वाले की कुर्सी वापस करने के लिए उसे उठाने आया और जगन के हाथ में एक बिल पकड़ा दिया। जगन ने पैसों का जग कई घंटे पहले दराज में डालकर उसे खाली कर दिया था और अब बिल का भुगतान करने के लिए उसने दराज खोला तो दाढ़ी वाला आदमी जो सेठ के साथ बाहर चला गया था लौट आया। जगन ने पूछा, कुछ भूल गए क्या? नहीं, ये कहकर वो आगे बढ़ा और स्टूल पर बैठ गया।
मैं उन सबको कार में बिठा आया हूं। दरअसल मैं अगली गली में ही रहता हूं और उन्होंने मुझे लिफ्ट दी थी। मैंने सोचा कि मैं आपसे मिल लूं। वे सब बिजनेस की बातें कर रहे थे, इसलिए मैंने दखल देना ठीक नहीं समझा। मैंने तो आपको कभी नहीं देखा, जगन बोला। मैं कबीर स्ट्रीट में रहता हूं, कम ही बाहर निकलता हूं। ये कहकर वो लंबी बातचीत के लिए स्टूल पर जम सा गया। मेरा ख्याल था कि आप उनके साथ जा रहे हैं। क्यों जाऊंगा जब मेरा घर इतना पास है? मुझे पता नहीं था, जगन बोला। मुझे तो आपका नाम तक नहीं पता है। मुझे जानने वाले मुझे चिन्ना दुराई कहते थे, मेरे गुरु से मुझे अलग करने के लिए, जिनका नाम पेरिया दुराई है। छोटे गुरु और बड़े गुरु दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। कौन हैं आपके गुरु? आपने जिंदगी में कितने मंदिरों की यात्रा की है? दाढ़ी वाले ने प्रश्न किया। जगन को लगा आज हर कोई उससे सवाल करने पर ही उतारू है। फिर भी उसने जवाब दिया, सब तरह के करीब 100 मंदिर या कुछ ज्यादा। इन सब में प्रतिष्ठित देवी देवता मेरे गुरु के ही बनाए हैं। जगन बोला, अच्छा, ये जानकर कितना अच्छा लग रहा है। शिव जी की मूर्तियां जो संहारक हैं, विष्णु की जो रक्षक हैं, देवी जिसने महिषासुर का वध किया और अपनी 18 भुजाओं पर उसे उठाकर फेंक दिया, द्वारपालक जो मंदिर के सब दरवाजों पर खड़े हैं, दरवाजों के खंभे और दीवालों पर किए गए चित्रण, ये सब मेरे गुरु के ही बनाए हुए हैं, पूरे दक्षिण भारत में। ये सब कहते हुए उसकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थीं और दाढ़ी फरफरा रही थी। जगन उसके वक्तव्य से बहुत प्रभावित हुआ। यद्यपि वो समझ नहीं पा रहा था कि उसका उद्देश्य क्या है, लेकिन घी, तेल और तलने पकाने की बातों से ये चर्चा उसे अच्छी लग रही थी। देवताओं का उल्लेख सुनकर उसे याद आया कि मिठाई की बहसों में घिरा रहने के कारण वो कई महीने से मंदिर के सामने से भी दर्शन नहीं कर पाया। फिर भी उसने कहा, मैंने दुनिया के हर भाग में मंदिरों में दर्शन किए हैं और ये सब भी अनगिनत बार, और कावेरी के दोनों तटों पर बने 108 देवताओं और सभी संतों के नाम मुझे पता हैं। इनकी प्रतिष्ठा में संभंडर के लिखे सभी गीत भी मुझे याद हैं। ये कहकर उसने 2-4 पद भी गाकर सुना दिए। दाढ़ी वाले ने आंखें बंद करके उसके गीत सुने और लय सुर की दाद दी और उसकी स्मृति पर संतोष जताया। जगन को चापलूसी की ये भाषा बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इस समय उसको इसकी बहुत जरूरत थी और वो ये महसूस करने लगा था कि उसमें व्यवहारिक बुद्धि की बहुत कमी थी। इसके बदले में जगन ने संगीत में उसकी रुचि की प्रशंसा की। एक दूसरे की पीठ थपथपाने के इस उद्योग में वास्तविक विषय स्वाभाविक रूप से पीछे पड़ गया था। दाढ़ी वाले ने भी मध्यम स्वर में नहीं, बल्कि ऊंची, पूरी, गला फाड़ आवाज में आंखें बंद करके कई पद सुनाए, जिनके शोर को सुनकर कैप्टन ने भीतर झांककर यह सुनिश्चित किया कि सब कुछ ठीक ठाक तो है, क्योंकि ये बाजार का समय था और मार्केट रोड पर चारों तरफ लोगों की आवाजाही और हल्ला गुल्ला जारी था। गाना समाप्त करने के बाद दाढ़ी वाला मुख्य विषय पर आया। जो भी मूर्तियां आपने जहां भी देखी हैं, सब मेरे गुरु या उनके शिष्यों की ही बनाई हैं। उनका नाम आपने क्या बताया? नाम को भूल जाइए, मैं उन्हें गुरु जी कहता हूं और यही काफी है। उनके जैसा अब तक कोई नहीं हुआ। वे सचमुच आपके गुरु थे? हाँ, जीवन के आखिरी दिनों में वे मेरे सिवा किसी को भी अपने पास नहीं आने देते थे। रहते कहाँ थे? पास में ही। जब भी थोड़ा बहुत वक्त मिले, आइए, मैं ले चलूंगा। नदी में उसी किनारे पर तो है। उनके बगीचे के पेड़ देख सकेंगे। कभी आप नदी पार जाते हैं? ये सुनकर जगन ने एक आह भरी। कई साल से उसके आवागमन का दायरा मूर्ति से दुकान तक सीमित होकर रह गया था और उसकी मानसिक गतिविधि माली, कजिन और मिठाइयों में ही सिमट गई थी। वो याद करने लगा कि किस तरह वो वहां डूबते हुए सूरज की चमक का दृश्य निहारता था, नल्लप्पा की झाड़ियों में चिड़ियों की चहचहाहट सुनता था, अक्सर नदी के किनारे हवा खाता ठहरता था, नदी की रेत में लोटता पोटता था या अपने स्कूल के दोस्तों के साथ घूमता और गपशप करता था। किस प्रकार महात्मा गांधी ने इस विशाल मैदान में भाषण दिए थे और वो उस अपार भीड़ में एक छोटा सा बिंदु उनकी वाणी सुनकर अपने जीवन को बदलता महसूस करने लगा था। ये सब दोस्त अब कहाँ थे, जिनके चेहरे भी उसे अब याद नहीं आते थे? मर चुके थे या जीवन के थपेड़े खाकर परास्त हो चुके थे, या अपनी पुरानी जगहों पर ही मुखौटे लगाकर और नाम बदलकर किसी तरह जिंदगी गुजार रहे थे। जैसे वो बूढ़ा दंतविहीन वकील, या वो आदमी जो इतना ज्यादा झुक गया था कि किसी को देख ही नहीं पाता था, और दर्जन भर बहुत से परिचित चेहरे जो कभी स्कूल के साथी रहे थे या जिनके साथ वो मूर्ति के इधर उधर हर शाम दौड़ भाग करता खेलता फिरता था।
जो आज भी जहां तहां नजर आ जाते हैं, लेकिन जिनके साथ 20 साल बाद 4 शब्द भी बोले नहीं जाते। आप तो सोच में पड़ गए, दाढ़ी वाले ने कहा। मेरे गुरु तो गांधी जी थे, जगन ने कहा। दाढ़ी वाले ने इस कथन में कोई रुचि नहीं ली, शायद इसलिए कि वो अपने गुरु के अलावा किसी और को यह पदवी नहीं देना चाहता था। अपने विषय पर वापस लौटते हुए उसने उत्सुकता से पूछा, तो आप कब मेरे साथ चलने का समय निकाल पाएंगे? कल ही चलते हैं, उसने फुर्ती से उठते हुए कहा और पूछा, लेकिन कहां जाएंगे? दोपहर को 1 बजे के करीब आ जाना। क्या आप मुझे कलाकार की कोई मूर्तियां दिखाओगे? नहीं, वे सब तो मंदिरों में ही हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं। मंदिर बनवाने वाले उन्हें घेरे ही रहते थे। वे ऐसे लोगों में नहीं थे जो अपने काम के नमूने अपने यहां रखते हैं। उसके स्वर में इतना तीखापन था कि जगन ने उससे माफी मांगी। मेरा मतलब ये नहीं था। तो आप मुझे और कहां ले जाएंगे? वो जगह जहां वे रहते और काम करते थे, और कहीं नहीं। अब आप वहां काम करते हैं? नहीं, मैंने बताया ना कि मैं यहां दूसरी गली में रहता हूं। आप अपनी मूर्तियां यहां बनाते हैं? यह सुनकर दाढ़ी वाला बड़े जोर से हंसा और बोला, मैंने आपको बताया ही नहीं कि मैं क्या करता हूं। मैं बालों के लिए खिजाब बनाता हूं। मैं सफेद से सफेद बालों को भी काला बना देता हूं। ये सेठ इस शहर में मेरा पहला ग्राहक है। महीने में 1 बार मैं खुद जाकर उसके बाल काले करता हूं, नहीं तो वे भक्क सफेद हो जाते हैं। उन दिनों वो खुद मुझे गाड़ी में छोड़ जाता है। इस तरह मैं आज यहां हूं। बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि आज आप जैसे महानुभाव से परिचय हुआ। मुझे भी खुशी हुई। मैंने कोई मूर्तिकार पहले कभी नहीं देखा है। मूर्तिकार को तो आप अब भी नहीं देख रहे हैं, बाल काले करने वाले को देख रहे हैं। मैं आपसे ये पूछने आया हूं कि आपको मेरी सेवाओं की जरूरत तो नहीं है? मैं लोगों को जवान दिखाई देने की जिम्मेदारी लेता हूं। सेठ मेरे हुनर की तारीफ करते हैं। विश्वास ना हो तो पूछ लें। जगन क्षण भर हिचका, फिर क्षमा सी मांगते हुए बोला, मैं नहीं सोचता कि मैं ये कराना चाहूंगा। वो माली और ग्रेस की टिप्पणियों के बारे में सोच रहा था। माली तो शायद इस पर ध्यान ही नहीं देगा, वो तो उसकी तरफ देखता ही नहीं था। उसे परेशान करने के लिए क्यों ना ये कराकर देख लिया जाए। उसे अचानक याद आया कि वो खुद भी इस और इससे जुड़े विषयों का एक्सपर्ट है। आदमी के बालों का रंग बहुत कुछ उसके भोजन पर निर्भर करता है। एक दिन इस विषय पर मेरी किताब छपेगी, तब देखना। अगर तुम्हारा खान पान प्रकृति के नियमों के अनुसार तय होता है तो कभी एक भी बाल सफेद होने की नौबत नहीं आएगी। शायद इसी कारण भालू के बाल सफेद नहीं होते। दाढ़ी वाले ने टिप्पणी की और अपने मजाक पर खुद ही हंसा, लेकिन जगन के लिए यह तथ्य काफी गंभीर था। उसने कहा, जब मेरी किताब छपने लगेगी मैं इस पॉइंट की तहकीकात करूंगा।